नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के तमाम पहलुओं पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होना ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के पिछले 10 साल, जो कि दरअसल जो हमारी मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के 10 सालों के दौरान क्या सिनेमा में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? क्या सिनेमा बदला है वाक़ई में? क्या उसकी किस्सा-गोई का अंदाज़ बदला है? क्या उसकी कहानियाँ बदली हैं? क्या उसका सरकार की तरफ नज़रिया बदला है? क्या किसी तरह का दबाव दिखता है सरकार के नीतियों की वजह से उसकी कहानियों पर? ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत विद्वान व्यक्ति मौजूद हैं जो सिनेमा के बारे में ही लगातार चर्चा करने और लिखने-पढ़ने के लिए विख्यात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजय ब्रह्मात्मा जी जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं। वर्षों से, दशकों से फ़िल्म समीक्षा कर रहे हैं निरंतर अखबार में और अब डिजिटल माध्यम में भी। मेरे साथ सौम्या बैजल जी हैं जो कि बहुत जानी-मानी टिप्पणीकार हैं, सिनेमा, रंगमंच, संस्कृति के विषयों पर लगातार लिखती-पढ़ती रहती हैं, किताबें लिख चुकी हैं। शीबा असलम फहमी साहिबा हैं जो कि पत्रकार हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मसलों पर टिप्पणियाँ करती हैं, बहुत जानी-मानी टिप्पणीकार हैं। मैथिली राव जी हैं जो बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं सिनेमा की, अंग्रेज़ी में लगातार दशकों से लिख रही हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं। हितेन पटेल साहब हैं, प्राध्यापक हैं और सिनेमा और संस्कृति के विषयों पर, साहित्य के समाज के विषयों पर लगातार लिखते-पढ़ते, बोलते रहते हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। जो प्रश्न आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या 10 साल जो इस सरकार के 10 साल हैं, क्या मोदी राज अगर हम कहें, जैसे राजनीति की भाषा में कहते हैं, क्या मोदी राज में सिनेमा भी बदला है? जैसे कि हम समाज में, राजनीति में और तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिनेमा जो कि एक तरह से मनोरंजन का माध्यम है, सांस्कृतिक माध्यम है, लेकिन जैसा कि हम बार-बार अपनी प्रस्तावना में कहते हैं, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करता है। तो क्या जो वो उसकी अपनी एक क्षमता है या उसकी अपनी जो एक सीमा है, लोगों तक पहुँचने की, उसमें आपने देखा है कि कुछ उसकी कहानियों में बदलाव आया है किसी तरह का, सरकार की वजह से? अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप सभी को नमस्कार और दर्शकों को भी। बात मैं शुरू करूंगा 2014 से ही। मोदी जी जब आ गए, सरकार बन गई, बहुमत में आए, उसके बाद से इनका जो सांस्कृतिक जो ग्रुप है, जहां ये लोग संघ के गतिविधियों को लेके या संघ के मूल्यों को लेकर के काम करते हैं, उनकी एक बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया था क्या और कि सिनेमा में कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं या ये सिनेमा को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वहाँ जो सूत्र रूप में बातें कही गई होंगी या की गई होंगी, उसका नतीजा पिछले 10 सालों में एक-एक करके हमें दिखता गया है। अ, निसंदेह संगठन के तौर पर और एक पार्टी के तौर पर भाजपा ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है और अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है, जिसका अब फ़िल्मों के माध्यम के तौर पे हो, फ़िल्में जिस तरीके से आ रही हैं, वो सब दिख रहा है। आप लोगों को बताऊँ कि अभी पिछले दिनों पंचकूला में उनका वार्षिक सम्मेलन जो होता है, 5वां सम्मेलन हुआ, चित्र साधना करके एक ग्रुप है, चित्र भारती फ़िल्म फेस्टिवल होता है, जहाँ पे लाइक माइंडेड दक्षिणपंथी फ़िल्म मेकर एक साथ जमा होते हैं। और मैंने सवाल किया था इस पर कि क्या ये इप्टा की तरह प्रभावशाली होगा वैचारिक स्तर पर? इप्टा ने भी ऐसे ही अपना आंदोलन शुरू किया था 1942 के बाद से, और जो पूरा आंदोलन चला था, और जब धरती के लाल और तमाम चीज़ें फ़िल्में आई, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास आए और बलराज साहनी आए, तमाम दूसरे लोग आए। मैं एक तुलना करने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वैचारिकी स्तर पर ये संगठन, जो दक्षिणपंथी संगठन है, वो इतने कारगर तरीके से फ़िल्मों में अपना असर दिखा पाएँगे। तो मुझे उनके ही एक कार्यकर्ता और उनके ही संगठन के लोगों से पता चला कि
नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो इप्टा संगठन था और इप्टा से जुड़े जो लोग थे, वे बहुत ही क्रिएटिव और ओपन माइंडेड लोग थे और उनके पास एक लंबी गहरी सोच थी। वे लोग आंदोलन से आए थे, तो वो जो करना चाह रहे थे वे कर पाए। कहाँ तक सफल हुए ये तो बाद में मूल्यांकन अभी चल ही रहा है उसका। लेकिन दक्षिणपंथी जमावड़ा जो है, वहां वैचारिकी की कमी है। सोच है लेकिन विचार नहीं है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, व्यक्ति केंद्रित सारी चीजें हो रही हैं, जबकि इप्टा के समय विचार केंद्रित सब कुछ हो रहा था। एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क की वजह से मैं उतना व्यक्तिगत तौर से न तो आशंकित हूँ, न ही डरा हुआ हूँ कि ये इंडस्ट्री का रुख बदल जाएगा और इंडस्ट्री ऐसी हो जाएगी जहां इसी तरह की फिल्में बनेंगी। कुछ फिल्में जरूर बनी हैं पिछले 2-3 सालों में, तो ज्यादा उनकी संख्या दिख रही है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी समय हो चुकी थी धीरे धीरे, जो बाद में नतीजे के तौर पर हमारे सामने आई है। और अब लगातार फिल्में आ रही हैं। हमने अभी कल ही मैंने ऑपरेशन वैलेंटाइन देखा है, उसके पहले आर्टिकल 370 देखा, फिर कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है, अभी बस्तर फाइल्स आने वाली है, फिर गोधरा आने वाली है, साबरमती एक्सप्रेस आने वाली है। तो ये सारी फिल्में आ रही हैं, लेकिन ये सारी तात्कालिक फिल्में हैं। 14 के बाद जो देश में हुआ है, उस पर ये सारी फिल्में खुद को केंद्रित कर रही हैं। वो भी भारत सरकार जो वर्तमान जिसमें भाजपा सत्तारूढ़ है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो फैसले हैं, उन्हीं पर केंद्रित होकर के ये फिल्में आ रही हैं। तो मैं कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं देख पा रहा हूं अभी, क्योंकि ये इतिहास में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक आध कोशिश हुई, जैसे पद्मावत भी है, पृथ्वीराज भी है, तमाम इस तरह की फिल्में आई हैं जहां में इतिहास में भी इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाए वो। पद्मावत थोड़ी सी चली थी, पद्मावत चलने की दूसरी वजह हैं। हम जब बात आगे करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये कर क्या पा रहे हैं और कैसी स्ट्रेटजी है इनकी। एक चीज है, विभाजन नहीं हुआ है, दरार पड़ गई है। अभी विभाजन ऐसा नहीं हुआ है इंडस्ट्री में, चूंकि मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, सारी गतिविधियां पता चलती रहती हैं। उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि जो दक्षिणपंथी खेमा है या जमावड़ा है, वो बहुत अग्रेसिव है और अग्रेसिव होकर के बोल रहा है। उसके चेहरे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वे लोग बहुत अग्रेसिव होकर के सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जबकि जो लिबरल हैं, जो लोग फिल्मों में की परंपरा से चले आ रहे हैं, वे लोग थोड़े खामोश हैं, कह लें कि थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसलिए उनकी खामोशी बहुत बड़ी होकर के हमें दिख रही है कि ये लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत फिल्में आती हैं, लेकिन उन फिल्मों की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती है, न उसका ज्यादा हम लोग केंद्र में ले आ पाते हैं उनको। ये सब चल रहा है। ये दरार जो है, क्या विभाजन के तौर पर सामने आएगा हिंदी फिल्मों में? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी भी ज्यादातर फिल्में जो हिंदी सिनेमा का अपना मेन स्ट्रीम का मनोरंजन का तरीका था, उसी में आ रही हैं ज्यादातर फिल्में। ये जो कुछ फिल्में हमने जो नाम गिनाए अभी पिछले समय, अभी अभी पिछले बात में, ये सारी फिल्में गिन चुन के दर्जन भर या 20 फिल्में होंगी। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत में कितनी फिल्में बनती हैं और उन फिल्मों का अपना असर क्या होता है। एनिमल की कहीं से भी तारीफ नहीं की जा सकती है, लेकिन एनिमल जैसी फिल्म आती है तो सारा इनका व्याकरण और सब कुछ बिगड़ जाता है। और या कोई और फिल्म आ जाती है तो वो भी बिगड़, कमर्शियल फिल्में वो आकर के इनके ताने बाने को तोड़ देती हैं। अभी जैसे 12th फेल गई है फिल्म एक, वो इनके तमाम प्रचार के बावजूद 12th फेल ने एक अच्छा बिजनेस किया, एक मैसेज देकर गया। उससे हमारी आपत्ति हो सकती है कि आईएएस या आईपीएस बन जाना या इस तरीके की नौकरी में जाना कितना उचित और कितना सरकार के पक्ष में है, कितना जन पक्षीय अवधारणा है ये। वैसे ही अभी जो किरण राव की फिल्म आएगी, आ रही है, कल से रिलीज हो गई, लापता लेडीज। लापता लेडीज बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और कहीं ना कहीं ये मोदी जी के जो जैविक खेती की बातें करते हैं मोदी जी, उसकी भी बात करती है ये फिल्म। लेकिन बहुत ही
संक्षिप्त तरीके से, सरल तरीके से और प्रतीकात्मक तरीके से बहुत सारी बातें कह जाती है। मैंने तो इसको कहा कि जैसे लव स्टोरियां आई थी, वैसे ये लेडी स्टोरियां हैं, जिसमें कई सारी परतों में जो औरतें रहती हैं उनकी कहानियां सामने आई हैं और बहुत ही सरल और शायद मधुर तरीके से आई हैं। तो जी असर तो है, जो मैं संक्षेप में कह लूं, असर तो है, लेकिन असर वो इतना प्रभावकारी नहीं है कि कोई विभाजन हो जाए। हमें देखते रहना होगा कि आगे चलकर इसमें क्या और परिवर्तन आते हैं और कितने आक्रामक होकर के वे अपनी सैद्धांतिकी लेके आ पाते हैं। हालांकि ये 2024 का साल है, चुनाव का साल है, और उनकी आक्रामकता बहुत उभर कर सामने आने वाली है, फिल्मों में भी और समाज में भी। शुक्रिया। जी जी, आपने जो बात कही, आपने कहा कि विभाजन नहीं हो रहा है लेकिन दरार पड़ गई है, दरार वाली बात आपने कही। तो मैं हितेन जी आपके पास आता हूँ। ये जो चीज़ है कि कुछ खास तरीके से, जैसे अजय जी ने बड़े दिलचस्प बात बताई कि साहब एक अधिवेशन होता है कहीं किसी जगह पर, वहाँ पर जो है सिनेमा को लेकर के बाकायदा एक एक थॉट डेवलप होता है। इप्टा का ज़िक्र उन्होंने किया और इप्टा के एक काउंटर नैरेटिव की तरह अगर हम एक देखें, अगर कोई प्रयास चल रहा है सरकार के स्तर पर या सांस्कृतिक नीति के तौर पर कोई प्रयास चल रहा है, तो उसके देर सवेर किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, ये इस बारे में भी हमको बात करने की ज़रूरत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो चीज़ें पिछले 10 साल में देखी हैं हमने, क्या ये सिर्फ़ 10 साल का नतीजा है, पहली बात? क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया चली आ रही है और जैसा कि अजय जी बता रहे थे, मुझे वो हिटलर के गोएबल्स वाली बात भी याद आ रही थी, किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में किस तरीके से हिटलर ने किस तरीके से जो है अपने देश में फ़िल्मकारों को प्रोत्साहित किया, फ़िल्मों पर ध्यान केंद्रित करके एक अलग तरह की संस्कृति अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए उसने विकसित की। तो ये चीज़ें जो हैं, क्या आपको उस तरह कोई खतरा अभी लग रहा है? या आपको भी जैसे अजय जी ने कहा कि नहीं मैं उतना चिंतित नहीं हूँ, क्या आप भी उसी बात को मानते हैं? नहीं, अजय जी ने आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? जी, जी, बिल्कुल। जी। अजय जी ने बहुत सुंदर तरीके से रखा अपनी बात को, और दरार और क्या कहते हैं विभाजन, ये मुख्य बात है उनकी, लेकिन ये ऐसी दरार है जिससे विभाजन तय है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, और अगर हम इस दरार के नेचर को नहीं समझेंगे तब ये विभाजन हम रोक भी नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि विभाजन रुक जाए तो एक तो ये बात मुझे कहनी है। हम लोगों ने एक जो फ्रेम बनाया हुआ है, और मैं बिल्कुल अजय जी की बात से सहमत हूँ कि जिस तरह का प्रयास एक समय इप्टा ने किया था, उसका ठीक उल्टे तरह का प्रयास अभी करने की कोशिश, अभी नहीं पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि उनके पास ताकत है और उनके पास संसाधन है, तो वो किया जा रहा है और वो चल रहा है। ये कहना कि वैचारिकी उनके पास थी और इनके पास नहीं है, ये एक तरह से अपने को मुगालते में रखना है, क्योंकि वैचारिकी की जरूरत अब कम लोगों को है। समाज ही पूरा वैचारिकी की महत्ता को अस्वीकार करने में लगा हुआ है। अब गिने चुने बौद्धिक या उसमें भी संख्या कम होती जा रही है, वही वैचारिकी पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि वैचारिकी जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है वो अलग विचार का विषय है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के आसपास एक खास किस्म की लामबंदी हुई है, जिसमें कि ये शामिल है इस बात का आग्रह कि हम लोग पब्लिक को अपने तरह से इन्फ्लुएंस करें। आपने हिटलर का जिक्र किया, गोबल्स का जिक्र किया, ये सब जगह हुआ है सर। ये लेनिन के समय में भी हुआ था, और कोशिश ये होती है कि हमेशा जो है लोगों को अपने एजेंडे के पास लाया जाए, और जो प्रतिपक्ष है उनकी बातों को ना सुनने दिया जाए, हमारी बातों को ही वो लोग सही माने। मैं समझता हूँ कि समाज में जो हो रहा है उसका असर फिल्मों पे होगा ही, ये बहुत स्वाभाविक है। और पॉलिटिकल प्रेशर कोई आज की चीज नहीं है, पहले थोड़े दूसरे तरीके से होता था, और ये सब लोग जानते हैं। मतलब मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर था, लेकिन अब ये ब्रूट पॉलिटिकल प्रेशर है। और ये जो ब्रूटनेस है, वो जो विजिबिलिटी है, वो हम सबके सामने बहुत स्पष्ट है कि कश्मीर फाइल कैसे बनती है, ताशकंद फाइल की चर्चा क्यों होती है, और किस तरह से सब तरफ उसकी चर्चा होने लगती है।
अब कुछ और नाम भी लिए गए। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है और एक खास तरीके से जो मेजॉरिटिज्म है, जो हिंदू राष्ट्रीयता की भावना है, उसको लोकप्रिय मंच पर इनकैश करने की कोशिश जारी है और ये कोशिश अभी और जारी रहेगी। हालांकि कुछ फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई, जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो कंगना की एक फिल्म थी ना, जो मैं फिल्म का नाम भूल जाता हूँ, जिसमें कि वो तेजस, हाँ, वो तो बहुत मुंह की खाई उसकी। तो इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। तो ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन मैं चिंतित इस बात को लेकर के हूँ। मैं चिंतित इस बात के नहीं हूँ कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसा करेंगे ही, ये उनसे अपेक्षित है। मैं चिंतित हूँ लिबरल खामोशी से। मुझे लगता है कि ये खामोशी जो है ये सबसे खतरनाक है। कम से कम चर्चा होनी चाहिए और ये कहने की कोशिश होनी चाहिए कि ये जो प्रवृत्ति है, एक लोकप्रिय माध्यम का इस तरह का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है और चर्चा हो रही है कि कौन सी फिल्म कितनी गई और कितना उसने कमाई की। मित्रों, ये बॉक्स ऑफिस का मामला होना चाहिए, ये बौद्धिक विमर्श का हिस्सा नहीं हो सकता है कि किसने कितनी की कमाई की। और एक तो ये बात मुझे लगता है कि हम लोगों को इस विषय में अपनी सूचनाओं को अपडेट करना चाहिए और ये मुगालता छोड़ देना चाहिए कि मार्क्सिज्म के पास वैचारिकी थी और हिंदुत्व के पास नहीं है। उनको वैचारिकी की जरूरत नहीं है। समाज की जो दिशा है, समाज में जैसे लोग अब महत्वपूर्ण हो रहे हैं, अब सत्ता, पावर के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो प्रचार पर लोगों का विश्वास। अचानक 10 दिनों के भीतर ऐसा माहौल बना दिया जाएगा या बनाया जा सकता है कि जानवर के प्रति जो हम लोग कितने सेंसिटिव हो सकते हैं और किसी खास परिवार के लोग, खास तरह के कैंपेन को इतना प्रभावशाली बना दिया जाएगा कि हो सकता है कि हम सभी लोग उसी की चर्चा करने में लग जाएं। तो ये जो अधिकार होता था बौद्धिकों का, जो वो एजेंडा सेट करते थे, वो एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हम लोग फिल्मों के मामले में भी कोई भी बात करने में चूक जाते हैं और हम लोग एक तरह से रिएक्टिव हो गए हैं। कोई चीज घटती है, लोकप्रिय होती है, तमाशा बनता है, कुछ बड़ा धमाका होता है और हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो हमारी पैसिविटी है, ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे जावेद अख्तर की एक बात याद आती है जो उन्होंने बहुत पहले कही थी कि हर युग में हर तरह की फिल्में बनती रही हैं। उन्होंने हंटर वाली का जिक्र किया था, उसकी लोकप्रियता का जिक्र किया था। तो हर तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि हर तरह की फिल्मों में से किस तरह की फिल्मों को लोग याद रखते हैं। मुझे अच्छा लगा अजय जी का वो प्रयोग कि टेम्पररी फिल्में हैं, टेम्पररी म्यूजिक है, ये टेम्पररी है। हो सकता है बहुत पैसा कमा लिया हो, लेकिन उसकी स्मृति जो है तभी बनेगी जब सिनेमा के अच्छे प्रबुद्ध पाठक लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी महत्ता को समझेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक चिंता का विषय ये लग रहा है कि हम लोग जो हम लोग इन चीजों पर विचार कर सकते थे, उन लोगों ने गंभीरता से अपना काम करना छोड़ दिया है और वो चुप्पी जो कह रहे हैं, वो खामोशी जो है, वो हमारे लिए बड़ी खतरनाक चीज होती जा रही है। अंतिम बात कि इतिहास का जो संदर्भ लिया गया है, मुझे लगता है कि इतिहास में ये ज्यादा नहीं जाएंगे। इतिहास में ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतिहास में अगर ज्यादा जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं जो स्मृतियां आपसी जुड़ाव को ही ज्यादा रेखांकित करेंगी। और इसलिए लोकप्रिय माध्यमों में अगर औरंगजेब के बारे में बुरी बातें हैं तो जहांगीर का इंसाफ जैसी चीजें भी होती हैं, वहां दोनों तरह की चीजें आती जाएंगी। इसलिए इतिहास में ये नहीं जाएंगे, सिलेक्टिव होंगे और जहां से उनको लगेगा कि यहाँ से अपने एजेंडे में मदद मिलती है, सिर्फ उसको उठाएंगे और उसको भी बहुत प्रोवोकेटिव तरीके से उठाएंगे। मामूली बातों को वो इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे लगता है कि जैसे इसी पर सारा दारोमदार होगा। आपको पृथ्वीराज का हश्र मालूम
है कि पृथ्वीराज जो है, जिस पे इन्होंने दाव लगाया था कि बहुत बड़ी हिट होगी, बड़ा स्टार कास्ट भी था, लेकिन पृथ्वीराज नहीं चली। कोई फिल्म चलती है, कोई फिल्म नहीं चलती है। इसलिए ये कहना कि ये इतिहास का दुरुपयोग करने में सफल हो जाएंगे, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। बायोपिक के मामले में भी आप देखिएगा, बायोपिक में भी जो अच्छी फिल्में बन पाई वही चली। मतलब कपिल देव की कहानी को जो है वो राष्ट्रीय और पता नहीं क्या-क्या एग्रेसिव नेशनलिज्म के साथ जोड़ने की जो कोशिश हुई वो सफल नहीं हुई। इसलिए हम लोगों को थोड़ा-सा रुक करके सोचना चाहिए। 10 साल का समय काफी कम होता है और 10 साल में हम परिवर्तनों को लक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में एक थियराइजेशन करना, एक किस्म की मुकम्मल राय बनाना बड़ा मुश्किल होता है और उसकी कोशिश हम लोगों को शायद नहीं करनी चाहिए। एक बात के लिए आपत्ति करूँगा कि हम लोग अपने बायस को इतना ज़्यादा सीधे-सीधे ना कर दें और आपने मोदी राज कह दिया, तो हम लोग नेहरू के समय में भी जब बात करते हैं, तो नेहरू राज नहीं कहते थे, नेहरू युग कहते थे। तो हम लोग थोड़ा-सा इस संबंध में शब्दों को लेकर थोड़ा सावधान रहें और ये कम से कम बौद्धिक स्तर पर रखें कि हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग साइड नहीं ले रहे हैं। और मुझे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इन 10 सालों में बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए फ़िल्मों को दोष देना ठीक नहीं है। समाज में ही एक दूसरे तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिसका रिफ्लेक्शन फ़िल्मों में आ रहा है। अब फ़िल्म वाले उसमें से भी कुछ ऐसी कहानियाँ निकाल लें जिससे समाज में जो हो रहा है उसको क्वेश्चन के दायरे में लाया जा सके। ये तो एक चैलेंज है। तो मैं यही कहूंगा कि दरार पड़ गई है, विभाजन हो सकता है अगर जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपने दायित्व का पालन ठीक से नहीं करेंगे। तो संक्षेप में मेरी इनिशियल प्रतिक्रिया यही है। जी जी, आपने कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही। एक यहाँ यानी जो आपने आखिर में कही मैं उसको सबसे पहले पकड़ता हूँ। आपने मोदी राज और नेहरू युग वाली बात कही, तो उस पर हमारे जो बाकी साथी हैं मैं उनकी भी राय लूंगा, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, नेहरू युग का एक अलग संदर्भ है। नेहरू की जो पर्सनैलिटी, मतलब हम जब मोदी राज और नेहरू युग दोनों तुलना करने लगते हैं तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं मोदी और नेहरू को एक कंपैरेटिव इंडेक्स में लाके खड़ा कर रहे हैं। वो अपने आप में एक अलग डिबेट का इश्यू हो सकता है। अभी हम, और आपने ये भी कहा कि हम सिनेमा को दोष ना दें, हम सिनेमा को दोष नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में चूँकि पॉलिटिक्स ने एक बहुत तेज़ तब्दीली दिखी है पॉलिटिक्स में, और जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं, अजय जी ने कहा, आपने भी कहा, समाज में भी कहीं कहीं न कहीं एक अलग तरह का बदलाव दिखा है। और आपने ये भी कहा कि लिबरल खामोशी, तो वो जो लिबरल खामोशी है वो भी अपने आप में एक कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मैं शिवा जी आपके पास आना चाहता हूँ। जो चीज़ें हितेन जी ने कही और उससे पहले अजय जी ने कही, एक तो आपकी उससे क्या सहमति-असहमति है उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। मूल जो हमारा आज की बातचीत का विषय है कि क्या सिनेमा में, या अगर हम कहें कि मनोरंजन के जो भी माध्यम है, सिनेमा है या ओटीटी को भी हम शामिल कर लें, क्योंकि पिछले 10 साल का एक वक़्फ़ा ऐसा है जिसमें ओटीटी का काफ़ी विकास हुआ है और वहाँ के माध्यमों का, वहाँ के जो कंटेंट है उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। तो उसमें आपको किस तरह की तब्दीली दिखती है? क्या जो बात जो हम सरकार के अलाइनमेंट की बात करें, क्योंकि अभी हितेन जी ने कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही, इतिहास में वो नहीं जाएँगे, लेकिन जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक इतिहास है, उसमें कहीं न कहीं दखल-अंदाज़ी की कोशिशें लगातार चल रही हैं। जो आप सोचिए कि जिस फ़िल्मकार ने पहले भगत सिंह पर फ़िल्म बनाई थी, राजकुमार संतोषी, उन्होंने गांधी गोडसे विचार युद्ध वाली फ़िल्म बना डाली। तो गोडसे और गांधी का विचार युद्ध, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत है। कल्पना के स्तर पर आप कहीं भी कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप अंततः समाज में किस तरह के विचार का प्रक्षेपण करना चाह रहे हैं अपने सिनेमा के ज़रिए, ये भी एक महत्वपूर्ण कहीं न कहीं दिखाता है। फ़िल्म चलती है, नहीं चलती, वो एक अलग बात है। बायोपिक के बारे में बिल्कुल सही कहा हितेन जी ने। बहुत सारी फ़िल्म, अभी अटल जी की बायोपिक आई, बिल्कुल नहीं चली, उसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ, जबकि बहुत अच्छे अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। उससे पहले खुद मोदी जी की बायोपिक आ गई, उसका हश्र बहुत खराब हुआ। तो ये भी चीज़ें हैं। आपकी राय जानना चाहूँगा शिवा जी। बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। हम जिस बहुआयामी माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग अभी अजय जी ने और हितेन जी ने जो बात कही, उनकी सभी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन उसमें आयाम और भी हैं, तो इसलिए मेरी असहमति किसी भी बात से नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल मीडियम है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें हर कुछ है, मैं क्या नहीं है इसमें। सियासत तो है ही, इसके अलावा भी जितने भी इस एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के आयाम होते हैं, वो सब उसमें आर्ट है, कल्चर है, हमारी एथिकल जो पैरामीटर्स हैं वो सारे उसमें आते हैं, रिलीजन आता है, एजुकेशन है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं बात इस पर करूँगी कि
जो रेगुलर सिनेमा बन रहा है वो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जैसे कोई फ़िल्म आई पठान या वो जो है टाइगर वाली ट्रायलॉजी है वो आई, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी। मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि जो ढंग का काम करने वाले निर्माता निर्देशक थे, उनका जो विचलन हुआ है, मैं उस पर केंद्रित होकर के बात करना चाहूँगी। अभी आपने ज़िक्र किया कि एक ढंग की फ़िल्म संतोषी साहब ने बनाई थी और अब जो बनाई वो क्या बनाई। अभी 2-3 दिन पहले कंगना रनावत का भी दुःख प्रकट हुआ था कि 2014 से उसकी कोई फ़िल्म हिट ही नहीं हुई है। उससे पहले वो अच्छी फ़िल्में कर रही थी और 2014 के बाद वो फ्लैट फ़िल्में आ रही हैं या जनता उसे नकार रही है या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो जितनी भी एजेंडा ड्रिवन फ़िल्में हैं, उनमें से ज़बरदस्ती थोप के हिट कराई गई हो, ज़बरदस्ती कोई अवार्ड दिला दिया गया हो, ज़बरदस्ती उसको विदेश में सेलेक्ट करके कैटेगरी के तौर पे भेज दिया गया हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनता ने क्या उसकी कितनी चीज़ों को स्वीकारा है, खासकर पॉलिटिकल एजेंडा जिन फ़िल्मों में दिख रहा है, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि या तो ये लोग बहुत जल्दबाज़ी में क्योंकि एक मेला है, मेले के लड्डू जल्दी-जल्दी बनाए जाते हैं कच्चे-पक्के, तो वो मेले के लड्डू बन रहे हैं जिसको हमारा दर्शक जो है वो नीर-चीर करना जानता है और वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। चाहे वो जो भी फ़िल्में हैं आपने देखा अनुपम खेर ख़ास तरह की फ़िल्में लाने लगे, बनाने लगे या काम करने लगे। ये सारे बड़े मेधावी लोग हैं, जिनसे हमें उम्मीद थी कि ये चाहें और इस समय जब इनके लिए कंफर्ट जोन वाला टाइम था, कंफर्ट में थे ये बहुत बारीक, बहुत सटल, बहुत नुआंस फिल्में दे सकते थे, लेकिन इन्होंने भोंडी फिल्में दी हम लोगों को। तो एक ये बहुत बड़ी शिकायत है कि अगर आप किसी का समर्थन भी करना चाहते हैं या किसी आइडियोलॉजी के साथ भी खड़े दिखना चाहते हैं, तो उसमें आप कचरा क्यों कर रहे हैं? अपने अपने टैलेंट का भी आपने कचरा किया। एक तो ये, लेकिन मैं अब ये कहने के बाद मैं इस पर आना चाहती हूँ कि देखिए थोड़ा रूढ़िवादी लगूँगी, लेकिन बेस और सुपर स्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप है हमारी फ़िल्मों में, कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होगी, जिस तरह की हमारे प्रोडक्शन रिलेशंस होंगे समाज में, उसी तरह का कल्चर हम पैदा करेंगे और उसी तरह के कल्चर के आधार पर फिर क्योंकि मासेस का मीडियम है फ़िल्में, तो उसी तरह के आधार पे फ़िल्में बनेंगी। एक वो ज़माना भी याद है जब कालाबाज़ारी वग़ैरह के ऊपर और महाजन के सूद के व्यापार के ऊपर फ़िल्में बनती थीं और वो पसंद की जाती थीं। और आज का जब सारी दुनिया में लोन एलिजिबिलिटी के लिए सारा इतनी बड़ी व्यवस्था है, आपकी सिबिल रेटिंग ठीक हो, ये हो, वो हो, तो लोन और उधार और इंटरेस्ट डोमिनेटेड या इंटरेस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी तो हम वो बातें अब नहीं कर सकते। तो मैं एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि एक तो वहाँ पर आप देख लीजिए। दूसरा आप आज जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मेरे मन में मनमोहन देसाई के लिए बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई कि उस इंसान ने देश प्रेमी जैसी फ़िल्म बनाई। राष्ट्र बहुत प्रेमी नहीं बढ़िया, था उसका बहुत नाम। बढ़िया शिवा जी, थैंक यू। उस फ़िल्म का नाम राष्ट्र प्रेमी नहीं था देखिए, वो देश प्रेमी था। और ये बहुत बड़ा और बारीक फ़र्क है कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। देश हमारा हमेशा से, देश ही सनातन है। हमारा देश हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम इस मिट्टी के हैं, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम यहीं दफन होंगे, हम यहीं जलाए जाएँगे, हमारी खाक या राख यहीं मिल जानी है। तो देश के से जो मोहब्बत है, उस पर तो कोई सवाल है ही नहीं, जो मादरे वतन से मोहब्बत है। लेकिन जो राष्ट्र है, जिसका जो 1947 में अस्तित्व में आया है, उसका एजेंडा क्या होगा? वही एजेंडा तो सेट किया जा रहा है। तो उसका एजेंडा क्या होगा? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है आज की तारीख में। इसलिए कि हमारे जो उत्पादन के जो रिलेशनशिप्स हैं समाज के अंदर वो बदल गए हैं। आज मजबूर है हर नौजवान अपने आप को अलाइन करने के लिए कि वो पढ़ सके, पढ़ जाए तो फिर नौकरी मिल सके, नौकरी मिल जाए तो नौकरी बनी रहे तो उसको आगे के लिए कहीं ऐसा ना हो वो वहीं पर जिंक्स्ड हो जाए। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है कि कोई आरिफ है वो सारस से एक पक्षी है, वो एक सारस से दोस्ती करता है। अभी पशु प्रेम की बात की थी, बहुत मौजू है। और एक अंबानी है, उसका पशु प्रेम है। तो आरिफ का जो पशु प्रेम है और अंबानी का जो पशु प्रेम है, उसका जो फ़र्क है, जो नीता अंबानी की साड़ियों का और नीता अंबानी के लुक्स का जो एक दौर है, वो उस पर आप बात करिए कि आज कितना आसान है इस पर बात करना
मुझे याद है कि पब्लिक अपीयरेंसेस में हमारी हीरोइनें भी थोड़ा सादगी से जाया करती थी एक ज़माने में। आज का जो दौर है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से हम वहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर अगर आप सादगी की बात करें तो लगता है कि कितनी ऑब्सोलीट बातें हैं, क्यों कर रहे हैं? जबकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त के राशन के ऊपर पलने को मजबूर हैं, यानी गरीबी बनी हुई है। उस गरीब 80 करोड़ जनता के सामने 1% पॉपुलेशन अपना वैभव दिखा सकती है, अपने डायमंड्स, अपने सिल्क, अपना गोल्ड दिखा सकती है, और उसके लिए उसी वर्ग से वो तारीफ भी पा सकती है जिसको वो चिढ़ा रही है, या जो कि पूरी तरह से वंचित है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एक है। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारी जाति का, इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो जो वर्टिकल डिवाइड हुई है उसको मैं लाना चाहती हूँ कि पूरी जो समाज में एक राष्ट्र के तौर पे हम बनने चले थे, इतना समृद्ध देश, इतना कुछ जिसको प्रकृति ने दिया है, उस देश में इकट्ठा हो, जीडीपी कितनी हाई है और 80 करोड़ को हम अनाज भी देने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो फर्क है, ये पैराडाइम शिफ्ट है जो हमारे समाज में आ ही गया है, और हम इन सवालों से अब बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन होना, बिलियनियर होना, हीरो होने जैसा है जिस समाज में, उस समाज में फिल्में तो एनिमल जैसी बनेंगी, क्योंकि उसका बेटा तो वही करेगा ना। तो एनिमल लवर हो, चाहे वो एनिमल फिल्म का किरदार हो, वो उसको वो हमारा हीरो है आज का। तो ये जो हमारे समाज के अंदर जो फर्क है, हम फ्यूडल भी बने रहे, हमारे पास हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम अपना फ्यूडलिज्म छोड़ करके प्योरली इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जा पाते। हम उसमें नहीं गए, हमारे अंदर वो चेतना भी नहीं आ सकी हमारे लोगों में कि श्रम जो है वही सब कुछ है। कितना भी सोना हो, हीरा हो, कुछ हो, जब तक उसमें मनुष्य का श्रम नहीं लगता है तब तक उसमें वैल्यू ऐड नहीं होती। ये बुनियादी बात है। जो श्रम दे रहे हैं उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका श्रम क्या है। वो ये देख रहे हैं कि एक बाप ने एक बेटे को इतना बड़ा साम्राज्य स्थानांतरित कर दिया। यही तो चमत्कार है, यही हिंदू गर्व है, यही राष्ट्र गर्व है। तो ये यहां से हम शुरू करें तो हम फ्यूडल छोड़ नहीं पाए। कैपिटलिज्म ने हमें अपनी पूरी तरह हमारी गर्दन दबोच ली, और ये दबोचे हुए समाज में फेक प्राइड जो है वो सब कुछ है। उस फेक प्राइड में, चाहे वो हिंदू होने का प्राइड हो, चाहे वो किसी जाति से आने का प्राइड हो, चाहे वो मर्द होने का प्राइड हो, और चाहे वो अपर कास्ट हिंदू वुमेन होने का प्राइड हो, वो सारे प्राइड्स अपने भयानक रूप में हमारी फिल्मों में दिख रहे हैं। तो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता था कि वो लोग जिन्होंने भूत में पहले अपना अच्छा काम करके दिखाया, यानी कैपेबिलिटी है, लेकिन बहने को मजबूर हैं उस तरफ जिधर उनको ये पता है कि कहीं सेंसर बोर्ड में ना रोक ली जाए, कहीं मासेस जो कन्वर्ट हो गया है, जो हिप्नोटाइज्ड मासेस है, जो बिल्कुल पूरी तरह से मेस्मराइज्ड है कि हमारा टाइम आ गया है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम सड़क पर भी कुछ भी कर सकते हैं, हम घर के अंदर घुस के भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो छूट मिली है, उद्दंडता है, इसको सेलिब्रेट करती हुई फिल्में आ गई हैं। पूरी फिल्म में एनिमल का जिक्र बार बार करना पड़ता है अनचाहे, और मैंने तो बहुत खराब फिल्में देखी हैं आपके शो के लिए कल रात, अब मेरा बड़ा टॉर्चर हो गया इसमें। लेकिन ये पूरी फिल्म जो समाज दिखाया जाता है उसमें ना कहीं लॉ है, ना कहीं पुलिस है। पुलिस की कितनी भी दुर्गति हुई पिछली फिल्मों में कि वो आखिर में आती थी जब हीरो जीत जाता था, हीरो एक एक ढुशुम से 10 को गिरा चुका होता था, लेकिन इसके बावजूद कहीं तो थी पुलिस। अभी कितने हजार लोगों को मार चुका है हमारा हीरो, पुलिस नहीं है, और कोई उसको सवाल नहीं देना, कोई सवाल नहीं करता, कहीं जवाब नहीं देना। वो बलात्कार करे, वो महिलाओं के साथ कुछ किसी भी तरह का व्यवहार करे, उसको कहीं जवाब देना ही नहीं है। ये जो पूरी तरह से हमारी चुनी हुई व्यवस्था, हमारी बनाई हुई व्यवस्था को नोच के हटा दिया गया है हमारे मानस से कि भूल जाओ, माइट इज राइट। तो ये जो माइट इज राइट का जो सवाल है, और एक सिनेमाटोग्राफी में जो शॉक डॉक्ट्रिन आया है, आप शॉक करिए, आप झटका दीजिए, आप ताज्जुब में डाल दीजिए, इतना खून, इतना खून, इतना खून कि आप उसके बाद आपके अंदर नंबनेस आ जाती है, आप एकदम सुन हो जाते हैं। तो उस सुन कर देने वाले शॉक डॉक्ट्रिन का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पिछले 10 सालों में यही फिल्में आई हैं। 10 साल से पहले वाली फिल्में अगर आप देखिए तो वो बड़ी फीकी लगती है। कितनी भी बड़ी बात कर रही हूँ, बड़े सटल है, बड़ा फीका है। एक भी फिल्म इस दौर में ऐसी नहीं बनी है जिसको हम लोग कलात्मकता के मतलब चकदे ही बन जाती।
या इस तरह की फिल्में जो जो कहीं से तो हमें एक राष्ट्र के तौर पे एक होना सिखाती। तो जनता हमारी बदल गई है शायद, जो हिप्नोटाइज जनता उसको केटर करने की बड़ी मजबूरी है। तो इसलिए फिल्में हमारी रियलिज्म, एक खास तरह का रियलिज्म पैदा कर रही है। ये यथार्थवाद जो है उसका गठबंधन फ्यूडल फाशिस्ट डॉक्ट्रिन्स के साथ हो गया है। तो सही और गलत नहीं है, शॉक करना है और नैरेटिव सेट करना है और उसी को सही बताना है। फिलहाल मेरा ओपनिंग रिमार्क जी यही जी, है कि मैं बहुत शॉर्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी। आपने फ्यूडलिज्म, फासिज्म और एजेंडा, तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल किया। मैं सौम्या जी आपके पास आता हूँ। यही सारे जो मसले शिवाजी ने उठाए हैं उन पर उनको आगे बढ़ाते हुए आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या ये जो जिसका जिक्र शिवाजी ने किया, एजेंडा वाला मसला, और वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वो एक मतलब मर्दवादी संस्कृति के रूप में आए, चाहे वो हिंसा को बढ़ावा देने के रूप में आए, या मतलब किसी कम्युनिटी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने के सिलसिले में आए, क्या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा सिनेमा जो है वो उसका कुछ ज्यादा ही मतलब चलन हुआ है पिछले 10 सालों में? आपको लगता है प्रोपेगेंडा सिनेमा जिसको हम कह सकते हैं, क्या वो, चाहे वो किसी तरह का प्रोपेगेंडा हो, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा, यानी टॉयलेट एक प्रेम कथा भी है, पैडमैन भी है, वो भी फिल्में बनी हैं, मिशन मंगल भी है, बहुत सारी फिल्में, या आर्टिकल 370 अभी हाल में आई है, उससे पहले उरी आई थी, तमाम सारी इस तरह की फिल्में भी हैं, या जो बायोपिक्स हैं उनको भी हम ले सकते हैं इसमें। क्या उनका चलन आपको लगता है कुछ ज्यादा बढ़ा है? जी, सभी को नमस्कार। और शिवाजी, आपने इतनी सारी इतनी सटीक बातें कही हैं कि ऐसा लग रहा है कि सभी को उठा के वहां से शुरू करें। और मैं हितेन जी और अजय जी की भी कई कई बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों में मेरा एक छोटा सा डिफरेंस है और मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। देखिए, प्रोपेगेंडा सिनेमा का एक पार्ट है। अगर हम और एक मैक्रो लुक देखें और सारी फिल्में जो आई हैं वहां से देखें, अब ये देखिए कि कहीं सटल चेंजेस हैं, कहीं बहुत बड़े चेंजेस हैं। एक बात जो मैंने भी सोची थी कि मैं कहूंगी और शिवाजी ने ऑलरेडी उसे टच कर दिया है, वो ये है कि 70s में जो आपका हीरो था, वो एक ऐसा हीरो था जो स्ट्रगल कर रहा था। मतलब एंग्री यंग मैन वाज आल्सो एंग्री। मतलब द डेफिनेशन वाज स्टिल वेरी मैस्कुलिन, लेकिन वो एंगर था एक सिस्टम के प्रति, लेकिन राइचियसनेस पे वो जाके हारता था। तो ऐसा नहीं होता था कि, मतलब दीवार देख लीजिए, कोई भी एंग्री यंग मैन के परिवेशी कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, अगर उसे एक सोसाइटल मापदंड पे कैपिटलिस्ट सक्सेस मिलती थी तो वो मॉरलिस्टिक कंपस पे हारता था। ये जो एक ट्रेजेक्टरी थी, ये ट्रेजेक्टरी कहीं खो गई। दूसरा, हम लेबर तो हमारी फिल्मों में है ही नहीं। जो श्रम करता इंसान है, जो किसान है, जो इस कंट्री की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारे सिनेमा में पिछले 10 साल में। तो प्रोपेगेंडा फिल्में तो एक पार्ट है, बट लार्ज स्केल जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें वो कॉन्वर्सेशंस कहाँ हैं? वो है ही नहीं। क्योंकि जो भी हमारे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा को बनाने वाले लोग हैं, उन कहानियों की तरफ जा ही नहीं रहे। दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जो पेट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म का डिफरेंस है, और जिस तरह से उस पेट्रियोटिज्म को दिखाया गया है और जिस तरह से उस नेशनलिज्म को दिखाया गया है पिछले 10 साल में, वो बदल गया है। तो आपको एक एनिमी चाहिए, वो एनिमी ज्यादातर पाकिस्तान है, तो आप पठान देख लीजिए, आप अभी योद्धा आने वाली है वो देख लीजिए, फाइटर देख लीजिए। मतलब ये तो 1.5 साल की फिल्म है, और पहले चलेंगे तो हमें एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी। वही एक इडियम है, सोल्जर है तो वो पेट्रियोटिक है। और आप ये देखिए कि वो एक बीजेपी का जो नैरेटिव है कि आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सैनिक वहां बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसमें बहुत आसानी से फिट होता है। तो सबलिमिनली हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन पेट्रियट कौन है, वो बदला जा रहा है। तो आपको होना ही होगा एक सोल्जर, जिसको लड़ना ही होगा पाकिस्तान से। चांसेस आर आपका नाम भी हिंदू नाम ही होगा, अपर कास्ट नाम होगा, और कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो एक तो वो मेरे हिसाब से कि पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन को एक बहुत ज्यादा मैस्कुलिन, एक बहुत ज्यादा आर्मी फोकस्ड सॉर्ट ऑफ नैरेटिव देने की कोशिश करी गई है। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है
वो ये है कि हमने मर्द की परिभाषा पिछले 10 साल में बदलती देखी है हिंदी सिनेमा में। आई हैं कुछ फिल्में जो अल्टरनेट लिबरल तरह से भी मैस्कुलिनिटी को देख रही हैं, चाहे वो आप दिल धड़कने दो देख लीजिए, अफ़वाह देख लीजिए, बहुत सारी मतलब छोटी-छोटी 1-2 फिल्में जिनका नाम हम ले लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मैस्कुलिनिटी बदली है, वो छप्पन छाती की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसने बचपन में मगरमच्छ के मुंह से बॉल छीनी होगी, वो उसी मैस्कुलिनिटी के अलग अलग डेफिनेशंस आपको नजर आते हैं। वो आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो पठान हो, चाहे वो आरआरआर हो, चाहे वो एनिमल हो, ऑल दीज फिल्म्स द डेफिनेशन ऑफ द मैन हैज बिकम एक्सट्रीमली वायलेंट। तो जो हमारी टेंडरनेस थी फिल्मों में 90s तक, जो जेंटल फिल्में थी, टेंडरनेस थी, मतलब हमारे हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है। वो बहुत ही ज्यादा पेट्रियार्कल फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जो शाहरुख खान का किरदार है वो एक सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी पर बेस्ड है। वो सॉफ्टनेस कहीं रेजिमेंटेड तरह से निकाल दी गई है, क्योंकि सॉफ्टनेस को आज के समाज में वीकनेस के तौर पे देखा जाता है। आप अगर एक मर्द हैं तो आप कैसे नहीं किसी और को काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो और वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक चीज हमें साफ साफ नजर आने लगती है, जो मैं पहले के शोज में भी कह चुकी हूँ कि मेरे लिए पठान यहाँ थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि किरदार का नाम पठान है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन जो बाकी फिल्में हैं, जिस तरह से उन्हें लिखा जा रहा है, जिन तरह से उन्हें बनाया जा रहा है, हम अगर ये टॉयलेट एक प्रेम कथा की भी बात करें, वो जो बात ये कही गई थी पहले कि एक पर्सन पे फिक्स होने लगा है सब कुछ, विचार से ज्यादा, वो बात सच है। और वो आपको सिनेमाई परिवेश में बहुत साफ साफ नजर आ रहा है, जिसमें औरत की भूमिका सिर्फ एक ऑलमोस्ट ऑर्नामेंटल, या ऐसा कह लीजिए कि एक प्यादा बन जाती है वो एक चेस के बोर्ड पे, जिसमें कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उस प्यादे को थोड़ा सा चलना पड़ता है। उससे ज्यादा हमें जगह नहीं मिल रही है और कुछ कहने, करने या लिख पाने की। जो मेरी एक और बहुत बड़ी कंसर्न है वो है भाषा। जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं डायलॉग में भी, वो जो अदरिंग हम समाज में देख रहे हैं, मुसलमान की, दलित की, बेसिकली अपर कास्ट हिंदू के अलावा बाकी सारा समुदाय एक तरफ जो किया जा रहा है, वो आपको भाषा में नजर आता है। और क्योंकि जिक्र हुआ था मनमोहन देसाई का, आप ये देखिए हमारे पास फिल्में थी अमर अकबर एंथनी, टाइटल में तीनों है। कहाँ है वो टाइटल? वो टाइटल ही नहीं है, वो भाषा ही नहीं है, वो डायलॉग ही नहीं है। तो जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जो हमें मतलब एट अ मैक्रो लेवल छोटे लगते हैं, वो दरअसल बहुत बड़े चेंजेस हैं। क्योंकि जब आपकी भाषा बदल जाती है तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो बदल जाता है। और सिनेमाई परिवेश की जो भाषा है, वो भाषा ज्यादातर वो होती है जिसमें समाज सोचने की कोशिश करता है। तो अगर हमारे पास श्री 420 थी एक अलग युग में, और हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान आई एक अलग युग में, और हमारे पास आज के दौर में मतलब अनफॉर्चुनेटली फिर एनिमल आ रही है, तो वो परिभाषित कर रहा है किस भाषा को हम लेजिटिमाइज कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न हिंदी सिनेमा के आज से ये है, वर्तमान से ये है, कि हम हेट्रेड को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। हम पावर को, एंगर को, वायलेंस को, सिंगुलैरिटी को, डिविजन को अक्रॉस द बोर्ड लेजिटिमाइज कर रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत वो है। जो तीसरी बात मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि लिबरल समाज ने चलिए फिल्म बनाने की कोशिश भी कर ली। अव्वल तो हम चाहते हैं कि और फिल्में आए, सही बात है। रिलीज कितनी होती है और जगह कितनी मिलती है? अफ़वाह जैसी फिल्म दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में 3 शोज में लगी थी, जिसमें से शो का टिकट प्राइस था 1000 रुपए। कितने लोगों के पास है 1000 रुपए जाके वैसी फिल्म देखने के लिए? नहीं है ना। लेकिन जब आप केरला स्टोरी रिलीज करते हैं और उसे टैक्स फ्री कर देते हैं और लोगों को भेजते हैं वो फिल्म देखने के लिए, वो भी एक तरीका है लिबरल वॉइसेस को शट डाउन करने का। क्यों नहीं मिली ऑल इंडिया रैंक को फुल फ्लेज्ड रिलीज? ऑल इंडिया रैंक का एक शो चल रहा है पूरे गुड़गांव में।
तो ये जो बाकी इश्यूज हैं कि अगर हम फिल्में बनाएं भी तो उन्हें लेके कैसे जाएं, पहुंचाएं कैसे, इन बातों के बारे में भी चर्चा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि फिल्में बन भी गई लेकिन अगर देखी नहीं गई तो उनका बनना ना बनना एक बराबर है, राइट। जो मेरे हिसाब से जो चौथा एक बहुत बड़ा इशू है वो एक कैपिटलिस्ट इशू है। हम फिल्में वो बना रहे हैं जो हमें लगता है चलेंगी। ज्यादातर समाज, मतलब आज हम जिस सरकार के अंडर रूल किए जा रहे हैं, और मैं बहुत केयरफुली रूल कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि हम गवर्नड हैं, क्योंकि हम गवर्नड नहीं है। हम जिस सरकार के अधीन हैं इस वक्त, ज्यादातर पॉपुलेशन ने उस सरकार के लिए वोट किया है। वो पॉपुलेशन ये फिल्में देखना चाहती है, उस हिसाब से ये फिल्में बनी और इन फिल्मों को दिखाया जा रहा है। जो बाकी पॉपुलेशन है जो फिल्म देखना चाहेगी, जिस तरह से फिल्में जो कर सकती हैं, जो करने की क्षमता रखती हैं, उस क्षमता को ही हमने तोड़ने की कोशिश कर ली है व्यवसायिक रूप से। कैसे पहुंचेगा कोई देखने के लिए वो फिल्में? इसलिए अब आते हैं घूम फिर के ओटीटी पे। लेकिन ओटीटी देखने वाले हम हैं। जो ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो क्या देख रही है एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए सिनेमा का क्या मतलब है, इन मुद्दों पे मेरे हिसाब से बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद कर दिए गए, उनकी जगह क्या है? क्या देख रहे हैं लोग मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं? वो न्यूज देख रहे हैं जो उनके व्हाट्सएप पे आती है, जो एक ही तरह का कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट पुश कर रही है। ये बात हमें समझनी होगी एज फिल्म क्रिएटर्स कि भाषा की पहुंच, भाषा की पॉलिटिक्स, उसकी राइटिंग, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये अगर नहीं होगा तो हम दरार से विभाजन की ओर मेरे हिसाब से बढ़ चुके हैं। वो विभाजन रिलीजन पे शायद ना हो रहा हो उतना ज्यादा, लेकिन क्लास पे हो चुका है, कास्ट पे हो चुका है। दलित समाज आज भी लड़ रहा है रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिविलेज सर्कल्स में। ओटीटी में रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। तो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी सौम्या, आपने बहुत इम्पोर्टेंट मसले उठाए। आपने दलितों की बात की, आपने बहुत सारे जो डिविजन्स हैं जो हो चुके हैं सिनेमा में, वो मैथिली जी मैं आपके पास आता हूँ। आपने सबकी बातें सुनी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बात बार बार कही जा रही है कि साहब प्रोपेगेंडा सिनेमा बढ़ा है, और प्रोपेगेंडा दोनों तरह का है, सब कुछ है, सारी बातें, तो ये तो मेरे ख्याल में हम फिर वो नेहरू वाली उस तक चले जाएंगे। जब नेहरू जी का जमाना था, उस जमाने में भी जो है प्रोपेगेंडा सिनेमा बनता था, वो नेहरू जी की नीतियों को दिखाता था, या जो उसके बाद में जो नेता लोग आए उनका अपना एक था। लेकिन आज जो सिनेमा बन रहा है और उसको अगर हम प्रोपेगेंडा सिनेमा करें, जैसे सौम्य ने कहा कि भाई जो ज्यादातर जो जनता है जिसने उनको वोट किया है, जिस पॉलिटिक्स को जो पसंद कर रही है, अगर उस पॉलिटिक्स का सिनेमा बन रहा है तो इसमें खराबी क्या है? क्या वो सिर्फ इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते? या जो बात हितेन जी ने शुरू में कही थी कि बड़ी एक लिबरल खामोशी है, एक लिबरल साइलेंस है, यानी जो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव शुरू होना चाहिए था वो शायद कहीं नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अनम्यूट कर लीजिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हाँ, सबको नमस्कार। सबसे इतनी अच्छी बातें सुनी है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में शिवाजी जी ने कहा, वो सबसे मूल्य है फिल्म बनाने का, क्योंकि फिल्म इज अ कमर्शियल आर्ट। क्योंकि एक पेंटर, एक राइटर अपनी जगह में बैठ के एकांत में लिखेगा या पेंट करेगा, ये तो समुदाय, कम्युनिटी, आई मीन अ प्रोजेक्ट विथ सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज। वो तो, और एक चीज जो इसमें सुनती, मुझे एक फर्क है कि पहले के फिल्म और आज के फिल्म में, कि इतने सारे माध्यम है प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। व्हाट्सएप देखिए और अपने टीवी देखिए, तो कितने बार मोदी जी कितने मंदिरों में जा रहे हैं, किधर पूजा कर रहे हैं, तो आप उनको क्या फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स टू चीफ प्रीस्ट और चीफ प्रिसाइडिंग डेटी बना दिया। किसी ने उसको विष्णु का अवतार भी कह दिया है। और वो द्वारका में अंडर वाटर डाइविंग के लिए गए हैं, उसके ऊपर अच्छे मीम्स भी बन रहे हैं, मगर वो लोग कितने लोग देखेंगे? तो इतनी प्रचार एक लीडर की हो रही है,
Nehru was a titanic character. I mean, he was a titan of intellect and vision. तो उसके टाइम पर भी ऐसा दिख रहा था कि the modernity, उनके religion and tradition are there in their place, मगर India has to become a modern industrial society with social equality. तो हम देख रहे थे कि जब भी उस दौर की जो फिल्म, जब मदर इंडिया बनी, तो नरगिस का वो कैनाल डैम का खुलना वो बताती है. और सेम नरगिस सेड इन पार्लियामेंट एक बार कि the dams are temples of modern India, echoing what Nehru said. Just इधर एक digression, अभी national awards में they have taken out the Nargis Dutt award for national integration. उसको just plain नरगिस दत्त का नाम हटा दिया है. और first debut film was named after इंदिरा गांधी, उसको भी इसमें इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया है. शायद बाद में मोदी का नाम आएगा जो हिंदुत्व का प्रचार करेगा, वो लेबल से शायद एक अवार्ड बनेगा और एक 5 साल में. कुछ नहीं कह सकते अभी कितनी. तो ये प्रोपेगेंडा और दलित और लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी का बिल्कुल स्क्रीन से हटा दिया है. तो मुझे एक कॉन्ट्रास्ट नजर आती है. आप टॉयलेट एक प्रथा, ये प्रेम कथा देख लीजिए, उसमें भी उसने कहता है कि एक जगह मनु को कोट करता है मगर पूरा नहीं, कि कोई भी डिफिकेट करना गांव से दूर करने का, वो द ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल. मगर वही फिल्म आप कोर्ट देख लीजिए, मराठी फिल्म, इट टेक्स द सेम प्रॉब्लम. उसमें जो टॉयलेट्स क्लीन करते हैं और वो बोलते कि एक डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराता है? एक रेवोल्यूशनरी पोएट. तो उनकी गाने और उनकी कविता से ये प्रेरित होके ऐसा हुआ है कि द होल कोर्ट केस इज लाइक अ फार्स जैसा, कि उधर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द दलित आर नॉट इवन हर्ड. और इसमें रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, मगर ऐसे रीजनल सिनेमा में ये सब सवाल उठाते हैं कोई लोग, जो ये, क्योंकि हिंदी सिनेमा के ऊपर ये है कि ये पैन इंडिया, ऑल इंडिया ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, तो सिनेमा बनती है वो मैसिव स्केल में. और जो ट्रेंड चलती है सब वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की आधार पर, क्योंकि वो शुरू किया था रिसेंटली साउथ से आया है. इनको मतलब नहीं है कि कौन कहाँ से आए हैं, मगर उसका अपना लेते हैं, वही दौर के फिल्म बनाते हैं. और एक इंटरेस्टिंग खबर पड़ी थी कि बेंगलुरु में एक आरएसएस ये बुद्धिजीवी, उसमें बुद्धिजीवी मुझे नजर नहीं आते हैं, मगर जो उसके थिंकर्स वो कर रहे थे कि वी शुड मेक एन एफर्ट टू गेट क्रिटिक्स ऑन आवर साइड, क्योंकि एटलीस्ट इस देश में अभी तक थोड़ी क्रिटिकल वॉइसेस है जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एस्थेटिक्स को अपने तरीके से क्वेश्चन करती हैं. मगर नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कल्चरली वो इन्वेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेशन हो गई है. वो एजेंडा था कैसा, हाउ डू यू मेक हिंदुआइज इंडिया, हिंदुत्व कहाँ से लाएंगे और बाकी सब लोग सेकेंड हैंड सिटीजन्स बन के रहे. वो तो है, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ द आरएसएस. वो अभी आजकल की सब इशारों से लगता है कि वो सफल होगी. मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू लिव व्हेन इट बिकम्स ए टोटली डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र, मगर सब इशारे उस तरफ जा रहे हैं कि वो पॉसिबल है अगर नेक्स्ट टर्म में भी यही गवर्नमेंट आएगी तो. मगर उनको एक था कि एक आरएसएस के पास एक प्रॉब्लम थी कि ऑल द इंटेलेक्चुअल्स वर लेफ्ट लीनिंग, तो उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे हु कुड टॉक टू देम और आर्ग्यू at the intellectual plane. इसीलिए you see now subversion in JNU. कोई सब आरएसएस के टाइप के लोग, हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड वाइस चांसलर, वो सब आ रहे हैं कि प्रयास है कि फ्रॉम द लोकल लेवल टू योर हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, सब जगह में अपने लोगों को, अपने विचारधारा को घुसाने की कोशिश जारी है.
अभी वो जो क्रिटिक्स बचे हैं उसको भी वो बोलते हैं कि वी शुड गेट क्रिटिक्स ऑन द आरएसएस साइड. इट्स अ वेरी, आई मीन, वन वे यू सी देयर इज इतनी डीप प्लानिंग है उनकी. तो एजेंडा एक दिन का नहीं है. अभी आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कहाँ कितने साल आरएसएस के लोग उधर जाके उसे मोस्ट ऑफ देम क्रिश्चियंस और अपनी इंडिजिनस रिलीजन्स, ट्राइबल रिलीजन वो फॉलो करते थे, उनको भी जैसे कोऑप्ट कर दिया है. तो इनका तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलती है. जो राइट विंग की है वो लोग बहुत पहले से अपने एजेंडा खत्म के लिए दिलचस्प बात कही है. मैं आपको आपकी बात से मुझे बहुत दिलचस्प बात याद आ गई. आपने क्रिटिक्स की बात कही तो मुझे याद आ गया कि लालकृष्ण आडवाणी एक जमाने में फिल्म क्रिटिक हुआ करते थे. अगर किसी को याद हो तो उन्होंने फिल्म समीक्षाओं से काम शुरू किया था क्यों. और उनकी इस प्रतिभा को काफी समय तक जो है वो मतलब मीडिया में बताया जाता रहा कि वो एक अच्छे फिल्म क्रिटिक भी रहे एक जमाने में. जब अटल जी की सरकार थी तो आडवाणी जी की इस प्रतिभा के बारे में भी अक्सर जिक्र होता था कि वो फिल्म क्रिटिक के तौर पर. तो जो आपने बात कही कि लंबे समय की प्लानिंग के साथ ये लोग चलते हैं, इस पर मुझे आपकी उस बात पर याद आया कि हाँ, देखिए फिल्म क्रिटिक होते होते आदमी जो है वो कहाँ जाता है, फिर अंततः भारत रत्न मिल जाता है उसको. जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं सौम्या? जी, मैथिली जी ने एक जो बात कही ना, उसको बस एक लाइन में मैं कहना चाह रही थी, जो पहले भी हमने बात करी है कि पहले हमारी फिल्में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे बनती थी. वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी, सेक्युलरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव. वो जो हमारा पूरा प्रियम्बल में जो शब्द हैं जो इंडिया को डिफाइन करते हैं. आज की तारीख में फिल्में बन रही हैं एक इंसान की एक किस्म की सोच पे, और वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिस तरह से फिल्मों को दिखाया जा रहा है और दर्शकों तक लाया जा रहा है. और एक जो छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाह रही थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो ये था कि गेज बदल गई है. मतलब अभी तक जब हम मान लीजिए किसी को कोई मुसलमान मतलब रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन है से पुरानी किसी फिल्म में, या एक दलित समाज का भी है, या कोर्ट का एग्जाम्पल क्योंकि अभी आया है, उसमें गेज उन लोगों की है जिनकी वो दिक्कत है और जिनकी बात करी जा रही है. इस वक्त फिल्मों की गेज बदल गई है, जो एक बहुत ही राइट विंग गेज है किसी एक इंसिडेंट पे या किसी एक समुदाय पे. और जब गेज बदल जाती है तो सोच दिखाने का तरीका बदल जाता है. और ये चीज हम हिस्ट्री में भी देख रहे हैं. मतलब अब तो रेड फोर्ट तो भगवान जाने किसने आके बना दिया, वो ऐसे ही अपने आप ओवरनाइट बन गया होगा क्योंकि मुगल तो है ही नहीं हिस्ट्री में, पढ़ाई नहीं जा रहे हैं. तो जब गेज ही बदल गई तो आपने उस इंसिडेंट का नैरेटिव बदल दिया, और नैरेटिव बदलना इस सरकार को बहुत अच्छी तरह आता है. तो जो एक आखिरी बात मैं ऐड करना चाह रही थी वो ये था कि एक सिस्टेमिक इरेजर है लोगों का, एक सिस्टेमिक इरेजर है एक पूरे समुदाय का, सोच का इरेजर है, इंक्लूसिव कलेक्टिव सोच का एक सिस्टमैटिक तौर पे ब्रेकडाउन है, जिसका सिनेमा एक बहुत बड़ा यंत्र बन रहा है. जानते हुए ना जानते हुए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यंत्र बन चुका है. तो उस इरेजर में हम सब कॉम्प्लिसिट हैं. अगर हम वो फिल्में देख रहे हैं, अगर हम उन फिल्मों के बारे में ये जो इरेजर वो कर रहे हैं, इस एक इंक्लूसिव सोच का जो इरेजर कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम सब कॉम्प्लिसिट हैं उस डिस्ट्रक्शन में, उस स्टेडी मास डिस्ट्रक्शन में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ऑफ अ कलेक्टिव एंड ऑफ एवरीथिंग दैट इंडिया वंस स्टूड फॉर. भारत की जो परिभाषा पहले थी, उस परिभाषा को आज के दौर में डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसमें सिनेमा एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. तो बस मैं वो एक अपनी बात में कंक्लूजन ऐड करना चाह रही थी. नहीं, आपने बहुत दिलचस्प बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही. मैं दरअसल ये बातचीत एक बहुत गंभीर विषय पर बात हम कर रहे हैं, और इसके जितने भी आयाम आप सबने टच किए हैं वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं. जितेंद्र जी ने जो एक बात कही थी, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के एकदम आखिरी हिस्से में और खत्म करना है हमें, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वैचारिकी वाली बात थी. जिन्होंने कहा कि भाई देखिए, उनको वैचारिकी की चिंता नहीं है. जो हम एक इप्टा वर्सेस उसकी जो बात अजय जी ने जहां से शुरू की थी, उसका जवाब जब जितेंद्र जी दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वहां पर चिंता नहीं, क्योंकि वहां उनको जो, जैसे आपने कहा कि नैरेटिव सेट करना उनको आता है,
तो उनके लिए एक है कि उनको मालूम है कि मेरे पास एक प्रेम है, उस प्रेम में मुझको नैरेटिव सेट करना है, तो वो जो जिस तरीके से करना चाहते हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जो बात अजय जी ने कही थी वो बात भी सही है कि हाँ, अभी विभाजन नहीं दिख रहा है, चिंता उस स्तर की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। लेकिन जो बात हितेन जी ने कही थी फिर कि हाँ, दरार तो दिख रही है, दरार दिख रही है, और वो अगर हम उसकी तरफ सचेत नहीं हुए तो वो आपको कहीं ना कहीं ले जा सकती है। मतलब ये काम जो है वो आपके हमारे जैसे लोगों का है कि वो दर्शकों को सचेत करें कि भाई आप जो सिनेमा देखने जा रहे हैं, अगर उसके साथ में थोड़ा सचेत होकर के देखेंगे सिनेमा, तो आपको सिनेमा में समझ में आएगा कि आपको क्या कहा जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है और आपको किस तरफ मोड़ा जा रहा है। तो चाहे सिनेमा हो या साहित्य का और भी कोई अंग हो या संस्कृति का और भी कोई रूप हो, उसमें अंततः कुल मिला करके समाज के लिए क्या सकारात्मक संदेश है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी भावना के साथ सारी चीजों को ग्रहण किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बातचीत रही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बहुत अच्छी तरीके से तमाम एंगल्स को छूने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा। मैं मैथिली जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी जी। हाँ जी, कल रात में खत्म की एक पैरेलल सिनेमा मूवमेंट ऑफ द 70s का एक आर्टिकल लिख रही थी, तो सोच में आया था कि आजकल के पैरेलल सिनेमा मेकर्स कहाँ से आएंगे, वो एकदम जरूरी है। यू नो, दैट वाज द एज ऑफ द बिग मैसिव, अमिताभ बच्चन की इरा थी 70s, उसी में पैरेलल सिनेमा के बारे में लिख रही थी। उनकी जो अचीवमेंट्स, उनकी जो दिक्कतें उनको फेस करना, रिलीज, वो सेम प्रॉब्लम्स आजकल इंडी फिल्म्स वाले को भी है, मगर ये मूवमेंट बन सकती है जैसा एक 15 साल चली थी पैरेलल सिनेमा मूवमेंट, वो कभी वापस आएगी, गुंजाइश है, वो तो डाउटफुल है। बस ये कहना था। जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत। जी अजय जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपनी बात जो सारी बातचीत के बावजूद उस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है और उसको ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जब आए तो उन्होंने हाउ इज द जोश और तमाम चीजें और फिल्म वालों को बुला के मीटिंग की, सबको कहा कि फिल्में बनाइए आप। बावजूद मैं जहां अभी भी आश्वस्त हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेकर्स नहीं है, एजेंडा फिल्में वो बनाएंगे लेकिन सिनेमा नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास जो वैचारिकी वाली बात मैं कह रहा था, वैचारिकी को बहुत ही एक शब्द में समेट दिया हितेन जी ने। वैचारिकी की बात की सिनेमा बनाने के लिए भी आपके पास विचार होना चाहिए, वो नहीं है। एजेंडा है, कुछ फैसले हैं जिनको लेकर के फिल्में बना ली जा रही हैं। फिर एक दौर आया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, जहां पे बायकॉट का भयंकर आंदोलन चला। 2 साल तक ये बायकॉट करते रहे। जब इन्होंने देखा कि नहीं, सिनेमा का बायकॉट नहीं किया जा सकता, तो अब एक नया नारा चल रहा है, आओ साथ। अब वो साथ लेने की जरूरत है। अब साथ लेने में क्या हो रहा है कि जिस खामोशी की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये कहना बहुत आसान है कि इनको, लिबरल को या जो दूसरे मेकर्स, उनको आवाज उठानी चाहिए। आवाज एक इंडिविजुअल के तौर पर कोई भी उठा सकता है, लेकिन जहां जिसके 10 करोड़ रुपए लग गए हैं, 20 करोड़ रुपए लग गए हैं, और एक आवाज उठाने से उसके 20 करोड़ फंस जाएंगे, वो आवाज नहीं उठाएगा। जी आप जो कह रहे हैं ना, एक लेख लिखना नहीं है। हाँ, आप जो कह रहे हैं असली मुद्दा वही है। तो एक खामोशी इसलिए भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे हुए हैं, तैयारियां उनकी भी हो रही है, फिल्में वे भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन किस सटल तरीके से वे अपनी फिल्मों को लेकर आ सके, अपनी बात कह सके, इसमें वे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं ताजा उदाहरण लापता लेडीज का दूंगा। आप इस फिल्म को देखेंगे तो देखेंगे कई सारी बातें एक साथ आ जाती है। एक बहुत छोटी सी बात है, वो पूछता है किस गांव के हो, तो कहता है पहले इंदिरा नगर नाम था उसका, फिर अटल ग्राम हो गया, फिर मायागंज हो गया, अभी पता नहीं क्या नाम है उसका। अब इसी से अजय जी, आप जो बात कह रहे हैं इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में नया फिल्म सिटी बनाया जा रहा है और उसमें बहुत प्रोत्साहन चल रहा है। और उसमें देखिए अभी पहली बार सरकारी, बहुत पहले मैं कह चुका हूँ कि नहीं सरकारी लोन भी मिल सकता है। नहीं मिलेगा, वो सब वो मिलेगा, लेकिन सवाल है कि एक क्रिएटिव माइंड ही सिनेमा बनाता है। पैसे से फिल्म बनती ना, तो टाटा बहुत बड़े फिल्म मेकर हो गए रहते एक जमाने में,
और आज भी जियो कुछ लोगों के साथ काम कर रहा है। अभी सबसे बड़ा मेकर जियो बना हुआ है। जियो की जब फिल्में आएंगी तो कैसी फिल्में आएंगी? रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप पूरा देखिए ना, रिलायंस को आप वही जियो की बात वही कह रहा हूँ नहीं, जियो वही है। हाँ, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आप जानते हैं बहुत सारे चैनल्स सही बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सैटेलाइट्स हैंडल कर लिए गए थे। तो बहुत कुछ है जो हमारे सामने है। ये बहुत लंबी बहस है, ये बातचीत हम लोग कई किस्तों में कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे, फिर बात करेंगे। किस्तों में की जा सकती है। जो बात आपने कही अजय जी, मतलब जी हितेन जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। जस्ट एक बात, काश ऐसा होता। यूरोप के फिल्मकार ने कहा था कि अमेरिका वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है। तो ये अगर हम सोचते हैं कि इनके पास वैसे लोग नहीं है जो बना सकें, तो ये भी एक तरह का वो यूरोपियन फिल्म मेकर की तरह का एक विश्वास है। काश ऐसा हो और वो बना ना पाए और उनका जो ये पूरा सेट एजेंडा है वो फेल हो जाए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मित्रों कि अजय जी खुद कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिल्में बन रही हैं लेकिन फिल्मों पे जैसी बातचीत होनी चाहिए, कम से कम बातचीत के लेवल पे हम लोगों को ऐसी बातचीत को बढ़ाना चाहिए जिसमें हम फिल्म नहीं बना सकते लेकिन हमको उन पर बातचीत करनी चाहिए और लोगों को सिनेमा संवाद में हमारा प्रयास यही रहता है। बिल्कुल सिनेमा संवाद के जरिए हमारा प्रयास यही रहता है। बहुत अच्छी बातचीत हुई, मैं बहुत समृद्ध हुआ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।